अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अफसोसनाक खबर है। सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज के दिन में दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसमें पेशावर के अंदर पुलिस लाइन की जो मस्जिद है उस पर खुदकुश धमाका हुआ और उसमें एहलकार समेत 28 अफराद शहीद हो गए हैं। पुलिस लाइन है उसके बिल्कुल साथ ही ये अंदरी मस्जिद मौजूद है और ये बाकायदा जो हमला आवर है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेन दरवाजे से एंटर हुआ, इसको चेक नहीं किया गया, तो ये एक सिक्योरिटी लैब्स भी है और उसके बाद ये शख्स पहली सफ़ में मौजूद था। एक खातून जो है उनकी शहादत हुई है, इमाम मस्जिद उनकी शहादत हुई है और 32 अफराद अब तक की इत्तला के मुताबिक शहीद हो गए हैं। ये लोग नमाजी थे, ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। अफसोसनाक बात यह है कि नमाजियों के ऊपर हमला किया जा रहा है और ये कहाँ की लड़ाई है, ये तो दहशतगर्दी है और खुली दहशतगर्दी है और मुसलमानों को मसाजिद के अंदर कत्लेआम उनका करना, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है। बदतरीन दहशतगर्दी है और ये जो एक नई लहर है दहशतगर्दी की, ये बढ़ती चली जा रही है। दारुल हुकूमत है जी खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पुलिस लाइन के करीब ये जो धमाका हुआ, पुलिस लाइन के अंदर कुछ लोग बता रहे हैं और वो दरवाजे से दहशतगर्द आया। मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया, छत का एक एरिया गिर गया, एक साइड पूरी उड़ गई, साथ वाली जो इमारत है उसको भी नुकसान पहुँचा और फौरी तौर पे ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 150 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा है और बड़ी एहतियात की जा रही है क्योंकि जो इमारत का हिस्सा, मस्जिद का जो हिस्सा शहीद हुआ है, जो गिरा है, उसके नीचे ज़ख्मी मौजूद हैं और उनको निकालने में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है ताकि जितने ज़्यादा लोगों की जान बच सके वो बचनी चाहिए। इसके अलावा सवाबी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या साथ ही पेश आया है और वहाँ पर CTD का ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे भी दहशतगर्दी का पता चला, दहशतगर्दों का पता चला, लेकिन वो एक कामयाब ऑपरेशन था पुलिस का और दो खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया वहाँ पे और एक कोई शरपसंद है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गया। ये पुलिस के पास, CTD के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उनकी अपनी एक, और उसके बाद उन्होंने उस इलाके को घेरा और वहाँ पर फिर शरपसंदों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और उस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी देर तक फायरिंग का तबादला होता रहा। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी मजीद पहुंच गई, उन्होंने आकर इलाके को घेर लिया। जब हमलावरों ने ये देखा कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते तो उन्होंने, जब फरार का रास्ता नहीं था तो फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। तो दो जो हैं वो लोग वहाँ पे उन्होंने धमाके से खुद को उड़ाया और एक शरपसंद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर पुलिस ने मुंतकिल कर दिया है। अब इस सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद और उससे पहले भी, यानी जब अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बदल रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई थी, लेकिन फिर चंद महीनों के लिए पाकिस्तान में एक सुकून वाला पीरियड आया था। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी लगातार बढ़ती चली गई है। दहशतगर्दी की ये जो लहर है इसके ऊपर काबू पाना पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत और रियासत के जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान को अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। यानी ये छोटा वाक़या नहीं है कि मस्जिद के अंदर घुसकर दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया जाए और 150 के करीब लोग जो हैं उनको ज़ख्मी कर दिया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात दोबारा पाकिस्तान में होना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे। आपके यहाँ से जो पैसे वाले लोग हैं वो भाग जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएगा खुदा न खास्ता, और उसके अलावा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है जिस मुल्क में, वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है ऐसे वाक़यात के बाद। लिहाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को सारे काम छोड़कर यहाँ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बजाय इसके ऊपर तवज्जो देने की PDM की हुकूमत और उनके जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं वो इन दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद, यानी ये फेलियर तो है हमारी इंटेलिजेंस का, ये तो सबको मानना पड़ेगा, और जैसे माजी में भी बाद औक़ात फेलियर होता है, बहुत दफ़ा कामयाबी भी होती है। ये लोग बड़ा ज़बरदस्त लड़ते हैं, बड़ा शानदार मुकाबला करते हैं। इन्हें पता चल जाए कि अगर सामने दुश्मन है या सामने दहशतगर्द है तो फिर ये डट जाते हैं। ये भी किसी किसी को अल्लाह ताला हिम्मत देता है, डट के मुकाबला करते हैं, जान पे खेल कर पाकिस्तान को बचाते हैं। लेकिन मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ कि वो अलग लोग हैं, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंटेलिजेंस फराम करें। हमारे कमांडोज़, हमारे फ़ौजी, हमारे पुलिस वाले, हमारे एलीट फोर्स वाले, हमारे CTD वाले, ये सब लोग बड़ा शानदार लड़ते हैं, लड़ने में शेर हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस फराम करने की जिम्मेदारी है वो लोग, ऐसा लगता है कि इस तरह के वाक़यात में गुज़िश्ता कुछ अरसे में उतने कामयाब नहीं हुए जितने माजी में हुआ करते थे।
बदकिस्मती से। और बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि शायद उनका फोकस इस वक्त ठीक नहीं है। और सिक्योरिटी भी देखें ना, फवाद चौधरी को अदालत लेकर आते हैं तो सैकड़ों लोग वहाँ पे पुलिस वाले सिक्योरिटी के ऊपर लगा देते हैं। मरियम नवाज़ जो है उनको रिसीव करना है तो वहाँ पे हज़ारों पुलिस वालों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं। इसी तरह जो किसी एक बंदे को कहीं एक जगह लेकर जाना है तो पूरा पुलिस का जो है वो जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। शेख रशीद की जो है वो एक लाल हवेली को सील करना है ज़िद के लिए, तो वहाँ पे पुलिस का जमकटा लग जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी है इसको ठीक जगह पे मुंतकिल किया जाए, ठीक जगह पे इनको लगाया जाए। और ये जो शौक़ है ये बाद में पूरे हो जाएंगे कि इसको दबाओ, उसको मारो, उसको ये करो, उसको उसकी गंदी तस्वीर चाहिए, यानी उसकी ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें वो रोता हुआ दिखाई दे। फवाद चौधरी के साथ ज़िद क्या है, वो यही ज़िद है। लेकिन चले पहले उस इशू पे आते हैं। फवाद चौधरी ने कोई बात बताई है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आप वापस उस इशू पे आ जाए। तो पीडीएम के कुछ जो पीडीएम और सहूलतकारों के कुछ पसंदीदा सहाफ़ी हैं उन्होंने, और कुछ पीडीएम के लोगों ने, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि दहशतगर्दी है तो इसलिए इलेक्शन पाकिस्तान में अभी नहीं हो सकता। यानी ऐसा लगता है कि वो इस तरह के वाक़यात का शायद इंतज़ार कर रहे थे कि इसका फ़ायदा भी वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए उठाएंगे। देखें, जब पीडीएम और उनके दानिश्वर ऐसी बातें करते हैं तो उससे एक तासुर बनता है कि शायद वो इन चीज़ों को भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। जब एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए गुंजाइश निकालती है पीडीएम के लिए, और पीडीएम इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई को इलेक्शन के खाते में डालती है, तो फिर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। लोग तो फिर ये भी कहते हैं कि क्या दहशतगर्दी हुई इसलिए रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो सकें। फिर लोग ये भी पूछते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए उन सहाफ़ियों को भी, और जो लोग उन्हें फीड कर रहे हैं उन्हें बाज रहना चाहिए। और खुदारा अभी ये ना करें, वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, ज़ख्मी पड़े हुए थे, और ये फ़ौरन इलेक्शन पे शिफ्ट हो गए थे कि अभी हम नहीं करवा सकते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा कि निगरान सेटअप को लंबा किया जा सकता है, तोसी हो सकती है उसमें। और उन्होंने कहा कि 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। तो वो तो कंसेंसस के साथ होता है ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख तब्दील की थी। लेकिन ये एक आधे महीने का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और ऐसा कोई वाक़या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी नहीं है, और अल्लाह ना करे कि हो, और पाकिस्तान नॉर्मल तरीके से चले और पाकिस्तान इंतखाबात के अंदर जाए, क्योंकि इकॉनमी को ठीक करने के लिए वही हल है पाकिस्तान के पास। बाकी दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद है, नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, और मुज़ाकरात के रस्ते भी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुज़ाकरात काम करते हैं, मुज़ाकरात जहाँ पे ऑपरेशंस काम करते हैं, ऑपरेशंस जहाँ पे सख्ती करनी है, वो रियासत का अपना काम है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो इसमें बड़ा अच्छा डील भी करते हैं। लेकिन हमारी जो बहुत सारी इंटेलिजेंस है वो इस काम में ज़ाया हो रही है कि कोई वीडियो निकल आए, कोई ऑडियो निकल आए, कोई और काम हो जाए, कोई केस निकल आए, कोई चीज़ बना दी जाए, कोई उसको दबा दिया जाए, कोई उसको ग्रिल कर दिया जाए। तो वो मेरे ख्याल में इजाफी एफर्ट्स हैं, उनको अभी रोकना चाहिए और मुल्क को संभालने की तरफ पाकिस्तानियों को बढ़ना चाहिए। मेरा बड़ा बरादराना और मुखलिसाना ये मशवरा है, और ये एक डिमांड भी है पाकिस्तान की। इस वक्त इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दीजिए, और पाकिस्तान की हिफाजत की हमें ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, और ज़िम्मेदारी है भी इन्हीं कांधों के ऊपर। मैंने आपसे कहा ना कि लड़ने में शेर है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस के फेलियर्स पिछले कुछ अरसे में नज़र आए हैं, और अल्लाह करे कि ये दूर हो जाएं। और ये कैपेसिटी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने बेहतरीन काम करके दिखाया है, दोबारा भी पाकिस्तान करके दिखा सकता है। फवाद चौधरी ने जब उन्हें गुज़िश्ता पेशी पे लाया गया था और दोबारा 2 दिन का रिमांड दिया गया था, तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे, और फवाद चौधरी एक ऐसी शख्सियत हैं और उनके हमायती उनको हर जगह पे मिल जाते हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को, और मीडिया में मेरे एक दोस्त हैं उनको ये बताया, मैं नाम अभी नहीं लूँगा लेकिन मैं खबर आपको पक्की दे रहा हूँ। फवाद चौधरी ने बताया कि मुझे ये पता चल गया है कि अब इन 2 दिनों में ये मेरे साथ कुछ ठीक नहीं करने वाले, और मेरे लिए हालात को बहुत मुश्किल कर दिया जाएगा, लिहाजा मेरे ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी आप सबको। तो पार्टी ने जो है वो अहकामात जारी किए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को कि जैसे ही हम आपको कहें कि फवाद चौधरी फ़लाँ जगह पे पहुंचा है या उसको फ़लाँ जगह पे लाया गया है जिस जगह का पुलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फ़ौरन सारे वहाँ पहुँचे और वहीं पर एहतजाज करें। हिकमत अमली बन गई। फवाद चौधरी ने, फवाद चौधरी के दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, कुछ उनकी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने घेर लिया, और बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने फवाद चौधरी को जो है वो चारों तरफ से घेर कर रखा इस बीच में। लेकिन फवाद चौधरी ने आज अदालत में बताया कि ये एक तरह का टॉर्चर है कि उनको सोने नहीं दिया गया लगातार। वो कह रहे हैं गुज़िश्ता 48 घंटे से मुझे गाड़ी के अंदर ही घुमाया जा रहा है,
और मुबैना तौर पे जो उन्होंने बताया कि डाले के अंदर पीछे बैठाया गया। वैसे ठंड भी है आजकल और उसमें हवा भी बड़ी ठीक ठाक लगती है, बड़ी ठीक ठाक हवा लगती है। तो फवाद चौधरी साहब को वहाँ बैठाकर और बहुत घुमाते रहे 2 दिन तोड़ने के लिए। एक्चुअली ये किया इसलिए गया है कि मेरे पास पक्की खबर है और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमें सिर्फ एक तस्वीर चाहिए फवाद चौधरी की, रोते हुए, परेशान, गिड़गिड़ाते हुए, या कोई इस तरह की तस्वीर जिसमें वो टूटा हुआ दिखाई दे। हमें ऐसी एक तस्वीर चाहिए। मीडिया के कई हाउसेस को ये कहा गया है कि फवाद चौधरी की एक तस्वीर है जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं। तो फवाद चौधरी का ये कि जब वो क्वेश्चन वाला मुंह बनाते हैं ना, सवाल वाला, तो वो आंखें जरा उनकी थोड़ी सी वो खोल लेते हैं और यूं करके देखते हैं। वो मीडिया को बाकायदा मजबूर किया गया कि ये वाली फोटो आप लगाएं हर जगह पे, सोशल मीडिया पे और अपने मीडिया पे और हर जगह ये फोटो जरूर लगाएं। हालांकि कोई ऐसी उसमें जरा थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वो परेशान है, तो वो वाली फोटो जरूर आप लगाएं। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक सिग्नेचर कर रहा था, तो मेरी एक वीडियो थी, उसमें से एक फोटो निकाली गई, उसमें ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत मुरझाया हूं जब मैं गिरफ्तार था। तो वो उसको कोशिश किया गया कि इसको वायरल किया जाए, एक कमज़ोर फोटो जिसमें ये पता चले कि वो लोग जीत रहे हैं और फवाद चौधरी हार रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी ने आज भी ऐसी कोई फ़ोटो बनने नहीं दी, हिम्मत का मुजाहरा किया, उनको हथकड़ियाँ लगा कर लाया गया, जज साहब ने खुलवाई। और लेकिन फाइनली ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया गया है। अब जब दोबारा उनको अदालत में पेश किया जाएगा तो बेल अप्लाई की जाएगी। बहुत मुमकिन है कल परसों तक फवाद चौधरी की बेल हो जाए और वो बाहर आ जाएँ। फवाद चौधरी के बाहर आने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ताज़ा हवा का झोंका मिलेगा। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और फवाद चौधरी की आज़ादी में हुआ क्या? इन चंद दिनों के अंदर ये हुआ, इस आदमी को बंद करने के दौरान, कि पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है 3 दिनों के अंदर, यानी आज भी डॉलर 6 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया और लगभग 270 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर इंटर बैंक में, यानी बैंक के अंदर $1 270 रुपए का हो गया है। यानी जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है 92 रुपए का डॉलर का इजाफा इन्होंने कर दिया है, 92 रुपीज़ का, जब से ये आए हैं। और अभी उन्हें आए हुए 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में तकरीबन 12 बजे रुपए के मुकाबले में डॉलर 6 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। और उसके बाद जो है, इससे पहले जब छुट्टियां थी, छुट्टियों से पहले डॉलर 262 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ था। और गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर डॉलर को 35 रुपये के करीब बढ़ गया है। ये इन्होंने बल्कि अब इससे ज़्यादा हो गया, ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी मंदी हो गई है, 600 पॉइंट्स की मजीद कमी हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि देखिए जी, डॉलर महंगा होने का ये तो फ़ायदा हुआ कि स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। ये रिस्पॉन्ड किया है कि वो सारा बैठ गया। ये जाली चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी जब तक कि लोगों को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। और लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब आप लोगों को लोगों की हुकूमत देंगे। और नहीं ये होगा कि हुकूमत हमने बनाई है, हमने वोट डालकर बनाई है। मतरूका वफ़्क अमलाक ने शेख रशीद की जो रिहाइश का लाल हवेली, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उसको सील कर दिया। उसके जो है लाल हवेली के 7 यूनिट्स को सील किया गया है और एक जो शेख रशीद साहब वाला एरिया है वो डी सील्ड है। शेख साहब वहाँ पे मौजूद हैं, आए थे, वहाँ बाहर बैठ के उन्होंने सिगार भी पिया, लोग भी इकट्ठे हो गए। मुज़ामत तो नहीं की, लेकिन वो अदालत में चले गए। अदालत ने कहा जी 15 दिनों के अंदर सेटल करें। मतरूका वफ़्क अमलाक की वहाँ पे क्लास भी हुई क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। बहरहाल शेख साहब और लाल हवेली का एक रिश्ता है। शेख साहब की अपनी हुकूमत होती है तो पूरी लाल हवेली उनके पास होती है। जब उनकी हुकूमत नहीं होती तो लाल हवेली का एक हिस्सा उनसे छिन जाता है और एक हिस्सा उनके पास रहता है। तो ये ऐसे ही हमेशा से चलता चला आ रहा है, बार बार इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन शेख साहब ये कह रहे हैं कि लाल हवेली सील करना सियासी दहशतगर्दी और फाशिज्म है। और वो लाल हवेली के बाहर बैठे सिगार पी रहे थे अपने साथियों के साथ। तो शेख साहब का भी अपना स्टाइल है। और उन्होंने कहा रात के अंधेरे में हुकूमत शब खून मारने वालों ने लाल हवेली पर शब खून मारा। 5 मरले से कम लाल हवेली हमारी ज़ाती मलकियत है और अवामी खिदमत का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है। रेंजर्स ने और एफसी ने इनकार कर दिया था। उसके बाद पुलिस की मदद से लाल हवेली को सील किया गया है। लाल हवेली सील करना फाशिज्म और सियासी दहशतगर्दी है। फिर उन्होंने कहा कि डी सील करके मैं इसके अंदर जाऊँगा। और बरतानवी कंपनी लाल हवेली पर फिल्म बना रही है। वो मेरे कल मैंने एक इंटरव्यू किया शेख साहब का, वो आप सुन सकते हैं जाके। वो लाल हवेली के बारे में उनका कुछ क्लेम है, वो आप देख सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पटिशन दायर की है, अपील दायर की है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, उस पर सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसकी कुछ तफसीलात भी होंगी, मैं कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात कर दूँ। अगले वीलॉग में इसकी तफसीलात भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।